मेरे साथ हैं डॉक्टर यशपाल राठौड़, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं और न्यूरो सर्जन हैं। मेरी बात हुई थी इनसे कि मुझे एक छोटा सा इंटरव्यू करना है ब्रेन ट्यूमर पर, तो इन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं। आपको बता दें बॉम्बे हॉस्पिटल अब जयपुर में भी खुल गया है। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जब ब्रेन ट्यूमर की बात आती है ना, तो डर सा लगता है कि ब्रेन सब कुछ यहीं से चलता है जी। तो किसी को तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही सर एक धड़क सी बैठ जाती है कि जी। अब क्या होगा। सर, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है सर ये? देखिए, ट्यूमर बेसिकली क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, जो नॉर्मल जगह पे नहीं है और एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, और ये यूजुअली बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। अब कितने प्रकार के हैं तो दो तरीके के, एक तो बिनाइन ट्यूमर होता है जो नॉन कैंसरस है, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसरस है। बिनाइन ट्यूमर अगर आपने टाइमली डायग्नोज कर लें, जब तक ब्रेन में डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल पेशेंट क्योर हो जाता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी अगर अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोसिस हुआ तो उसमें ट्रीटमेंट अगर होता है तो पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो लंबा हो सकता है। मेन बात यह है कि जितना अर्ली रिकॉग्नाइज होता है उतना ही आगे ट्रीटमेंट बेटर रहता है। सर, रिकॉग्नाइज कैसे होता है? क्योंकि कारण क्या है कि कई लोगों को सुनता था कि एक मेरा मित्र है, उसके ब्रेन ट्यूमर हुआ, कहता सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और बाद में पता लगा सर उसको ब्रेन ट्यूमर है। देखिए, जो कॉमन लक्षण की बात करें तो सबसे कॉमन जो लक्षण है ब्रेन ट्यूमर का वो सिर दर्द है। सिर दर्द इनिशियली हल्का हल्का रहता है, ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। यूजुअली जो सिर दर्द होता है अर्ली मॉर्निंग हेडेक बोलते हैं उसको। मतलब पेशेंट ये है कि सो रहा था, सोते सोते उसका इतना तेज़ दर्द हुआ कि मरीज की नींद खुल गई, साथ में उल्टी आती है। तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक जो है वो ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत कॉमन सिम्टम है सर, नॉर्मल हेडेक के अलावा भी। तो पहली चीज़ तो हो गई, हेडेक हो गई। उसके साथ में उल्टियाँ आती है, दिमाग में जब प्रेशर बढ़ता है ट्यूमर की वजह से तो साथ में उल्टियाँ भी आती है, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। फिर बाकी डिपेंड करता है कि ट्यूमर कौन से एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है ब्रेन के, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या आएंगे। अगर स्पीच एरिया में है तो मरीज़ को बोलने की दिक्कत आ सकती है, मेमोरी वाले एरिया में है तो मेमोरी के इश्यूज आ सकते हैं, हाथ पैर की जहाँ से नसें निकलती हैं वहाँ अगर हुआ तो वीकनेस आ जाती है कि मरीज़ का हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा। दिखने वाली जगह में होगा तो दिखने में परेशानी आ जाएगी, कान वाले एरिया में होता है तो सुनने में परेशानी आ जाती है, दिमाग के पिछले हिस्से में होता है, सेरिबेलम में होता है तो बैलेंस बनाने की प्रॉब्लम्स होती है। तो मुख्यतः ये 5-10 सिम्टम्स ही हैं: सिर दर्द, उल्टी, मिर्गी का दौरा पड़ना, बेहोशी आना, हाथ पैर में कमजोरी, सुनने में दिक्कतें, बोलने में दिक्कतें, बैलेंस बनाने में दिक्कतें। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल न्यूरोसर्जन से मिलना है। उनको अगर ज़रूरत लगेगी, उनको लगेगा ट्यूमर हो सकता है तो आपके एमआरआई करवाएंगे। मेन जो डायग्नोसिस है ब्रेन ट्यूमर का वो एमआरआई से ही होता है। एमआरआई से अपने को ये पता चल जाता है कि ट्यूमर है या नहीं है, और ट्यूमर है तो कौन सी जगह पे है, और उसका फिर ट्रीटमेंट किस तरीके से प्लान करना वो एमआरआई से ही डिसाइड होगा। यानी थोड़ा सा भी परेशानी हो पहले न्यूरोसर्जन से मिले। मतलब आप जितना जल्दी मिलेंगे, डायग्नोसिस अगर अर्ली होगा तो ठीक होने की संभावनाएं भी ज़्यादा है। आप लेट हो गए, एक बार ब्रेन डैमेज होगा तो ब्रेन को दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जो प्राइमरी डैमेज अगर किसी भी वजह से होगा तो प्राइमरी डैमेज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अपना मेन काम है कि और फर्दर सेकेंडरी डैमेज नहीं हो, जो है एटलीस्ट वहीं रोके, आगे और नहीं बढ़ पाए चीज़ें। जी। दवाइयों से भी ठीक हो सकता सर? दवाइयों से सारे ट्यूमर ठीक नहीं होते। जैसे पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, प्रोलैक्टिनोमा बोलते हैं उसके अंदर, वो हार्मोनल होता है तो उसमें मेडिसिन से ठीक होने का होता है। बट मैक्सिमम में सिर्फ गोलियों से ठीक नहीं होगा, या तो सर्जरी चलेगी, मेन सर्जरी है, बाद में फिर रेडियोथेरेपी का रहता है। सर्जरी के नाम से डरते हैं सर, जब हम पेशेंट्स के पास जाते हैं, लोग देखते हैं उनके फैमिली वाले जहाँ भी होता है कि जैसे ही सर्जरी के लिए अंदर जब पेशेंट को ले जाया जाता है तो उनके परिवार वालों की हालत ये होती है कि ब्रेन का नाम है, अब क्या होगा। तो सर्जरी वाकई जटिल होती है इसकी? देखिए, जटिल तो होती है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आप डायग्नोसिस अगर अर्ली कर लेते हैं, छोटा ट्यूमर है तो उसको निकालना भी आसान है, डैमेज भी कम होता है। बड़ा ट्यूमर भी है तो आजकल क्या है कि टेक्निक्स बहुत आ गई है, लेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स हैं, उनसे आपको देखने में आसानी मिल जाती है। इवन एंडोस्कोप से भी सर्जरी हो जाती है। एमआरआई के कुछ ऐसे सीक्वेंस है जिनके अपने को पता चल जाता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। आपको नेविगेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नेविगेशन है कि आप नेविगेशन जैसे अपने गूगल मैप्स है उस तरीके से आपको रास्ता बता देते हैं कि आपको यहाँ से जाना है, ताकि एडजेसेंट ब्रेन को नुकसान कम से कम और अपने ट्यूमर को मैक्सिममली निकाल दें। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। हाँ, वैसा ही हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एमआरआई वगैरह में भी हो गई कि उसमें वो ट्यूमर को अर्ली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर से आप डालोगे तो ह्यूमन जितना जल्दी रीड करता है उससे ज़्यादा उसके अंदर और जल्दी से रीड हो सकता है।
फिर जैसे मैंने टेक्नोलॉजी बताई, नेविगेशन है, MRI हो गई, तो इन सब चीज़ों से उसको निकालने में बहुत सहूलियत है। ट्यूमर निकालने के लिए भी एक क्यूसा करके एक मशीन आती है। तो क्यूसा से क्या होता है कि ब्रेन को आप डैमेज किए बिना उस ट्यूमर को सक कर सकते हो, निकाल देते हो, तो एडजेसेंट डैमेज बहुत कम होता है और रिकवरी भी फास्ट रहती है। यानी सर टाइम कितना लगता है? क्योंकि कई बार देखते हैं कि जब पेशेंट जब अंदर चला जाता है ना और लाइट जलती रहती है सर, वो दिल की धड़कन है ना जी, जैसे पापा को क्लोट आया था ब्रेन में जी, तो SMS हॉस्पिटल में पापा का ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग खाली सर OT की तरफ देखते रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सर कितना टाइम लगता होगा? देखिए ऐसे फिक्स बताना टाइम कितना लगेगा वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे अब ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट में सुप्राटेंटोरियल रीजन में ट्यूमर होता है तो वो जल्दी निकल जाता है, 2-3 घंटे में यूजुअली सर्जरी हो जाती है। वही ब्रेन के पिछले हिस्से में हो, ब्रेन स्टेम के आसपास हो, CP एंगल ट्यूमर है, तो उनके अंदर टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे नसें बहुत टाइटली पैक्ड है, उनको बचाते हुए जाना है आपको। तो फिक्स बताना तो बहुत डिफिकल्ट है, और डिपेंड ये भी करता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बिनाइन है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं, तो फिक्स टाइम लिमिट बताना तो पॉसिबल नहीं है। बट सर्जरी ईजिली हो सकती है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये है कि अर्ली डायग्नोसिस करें, और अगर सर्जरी के लिए बताया जाता है तो आप पीछे ना हटें, कि जितनी जल्दी ऑपरेट कराएंगे उतनी ही संभावनाएं बढ़ेगी ठीक होने की। आपने एक बार लेट कर दिया और टाइम निकल गया तो फिर दिक्कत है। न्यूरो सर्जरी में तो बेसिकली टाइम ही इंपॉर्टेंट है। आप जितनी टाइमली आप इंटरवेंशन करेंगे उतनी ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। मरीज की जो कंडीशन सर्जरी से पहले है वही डिफाइन करती है कि सर्जरी के बाद में पेशेंट कैसा रहेगा। आप पेशेंट को पहले ही अगर बेहोशी की कंडीशन में लाएं और फिर आप चमत्कार की उम्मीद करें तो बहुत दिक्कत है। आपको समय चमत्कार की आशा एकदम खत्म हो जाती है, फिर नहीं हो सकता। चमत्कार देखिए नहीं होता, काम करने से चीज़ें होगी। यूजुअली क्या होता है, हम जब सर्जरी बताते हैं तो मरीज रिलेटिव घबरा जाते हैं, वो फिर इधर उधर दौड़ते हैं, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा लें, हम होम्योपैथिक करा लें, पतंजलि चले जाएं, ये कर लें। इन सब चीज़ें ठीक है आप कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट कराने के बाद कराओ आप, यानी ट्रीटमेंट हो जाए उसके एज बाद अर्ली एज पॉसिबल। अगर सर्जरी बताई जाए, जहाँ आपका मन हो वहाँ कराएं, लेकिन जल्दी करवाएं। मान लीजिए सर एक सर्जरी हो गई जी, पेशेंट जी, ICU में आ गया, फिर अपने बेड पे आ गया, जी, उसके बाद अगर क्या क्या बरतनी चाहिए? देखिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसके बाद में मिर्गी का दौरा पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। उसके लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, तो जो भी मेडिसिन आपको बताई जाए वो आपको रेगुलरली लेनी है, और जब तक नहीं बोला जाए तब तक दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। कि कुछ दवाइयाँ ऑपरेशन के बाद में भी चलती है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हुआ और दवाइयाँ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो एक तो मेडिसिन आपको रेगुलरली लेनी है। दूसरा क्या है, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो कैंसरस ट्यूमर है, तो कैंसरस ट्यूमर में सर्जरी सफिशिएंट नहीं होगी, उसके साथ में आपको बाद में रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी। मतलब आप क्या करते हो कि सर्जरी करके जितना आप ट्यूमर को छोटा कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं बिना बाकी ब्रेन को डैमेज किए हो ना, वो आपने निकाल दिया। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो आपको MRI में नज़र भी नहीं आएंगे, वो पूरे फैले हुए होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको बचे हुए ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए आपको रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। तो रेडियोथेरेपी एक लिए इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेड 3 ग्रेड 4 अगर ग्लायोमा है, आपने सिर्फ ऑपरेट कर दिया और बाद में आपने रेडियोथेरेपी नहीं कराई, तो वो तो वापस आ जाएगा। आपको चारों तरफ से अटैक करना है उस पर। पहले आपने सर्जरी करके उसको ख़त्म किया, बचे खुचे को आपने रेडियोथेरेपी से ख़त्म किया, बाद में कीमोथेरेपी गोली भी चलती है, वो भी रेगुलरली लेनी है। तो ट्रीटमेंट पूरा होता है। ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक बार सर्जरी करा ली, बाद में लगता है कि ठीक है रेडियोथेरेपी नहीं कराते हैं, वो फिर जब ट्यूमर बढ़ जाता है तो वो कराना चाहते हैं, तो फिर वो सब वेस्ट हो गया। ट्रीटमेंट कंप्लीट कराना जरूरी है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो रेडियोथेरेपी होगी, उससे नहीं बच सकते आप। यानी जब रेडियोथेरेपी की जरूरत है तो 2 डॉक्टर्स हो गए, फिर हाँ, रेडिएशन कराना पड़ेगा। रेडिएशन कराना, यानी न्यूरो के साथ साथ ऑन्को भी। हाँ, रेडिएशन थेरेपी जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको उनसे कंसल्ट करना ही पड़ेगा और वो लेनी पड़ेगी। उसके मल्टीपल साइकिल्स होते हैं तो वो आपको लेने पड़ेंगे। इसमें खाने पीने भी ध्यान रखना पड़ता है सर? खाने पीने से यूजुअली नहीं, लेकिन भूखे पेट नहीं रहना होता। आप अगर टाइमली खाना नहीं खाएंगे, ब्रेन में ऑलरेडी डैमेज है, तो उसमें मिर्गी के दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नींद बराबर नहीं लेंगे तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। मतलब नॉर्मल आदमी भी अगर अपना खाना टाइम से नहीं खाता है, नींद नहीं ले रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों से मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना है। जिसका ब्रेन पहले से किसी भी वजह से डैमेज्ड है तो उसमें रिस्क और बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सर जब आपने एम्स से किया है, पहली बार जब आपने सर सर्जरी की थी जी, क्या था दिल के अंदर जब आप डॉक्टर बने, जब आपको कहा गया कि बन करके जिस बाहर आए वहाँ तो चलिए आपने अपनी ट्रेनिंग वगैरह सारी की हॉस्पिटल में, पहले जब इंडिविजुअल सर्जरी की तब कैसा था आपका, मतलब कैसा लग रहा था आपको?
देखिए, जब आप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उस समय तो आपके पास बैकअप सपोर्ट बहुत सारा होता है। ऑलरेडी रनिंग डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी वाइज भी आप बाकी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप अकेले निकल के करते हैं तो डेफिनेटली मन में डर होता है, बट एक बार जब आप करने लग जाते हैं तो वो सारी चीज़ें रूटीन हो जाती है, ज़्यादा उसमें इशू नहीं है। तो मैं पहली बार पूछा, पहली जब आप करने गए तब क्या आपके दिल में क्या था सर? देखिए, पहला केस डेफिनेटली ट्रिकी रहता है, आपको बहुत सारी आपके मन के अंदर क्वेश्चन से उठ रहे होते हैं, बट एक बार आप स्टार्ट कर देते हो उसके बाद में दिक्कतें नहीं हैं। अब तो जब आप मतलब ओटी में जाते होंगे, ऑपरेट किया आए जी, अब तो ये रहता होगा। वो भी देखिए इतना सिंपल, न्यूरो सर्जरी इतना सिंपल नहीं है। ओके, हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है कि ट्यूमर कहाँ से है, हमें किस तरीके से जाना है, CT MRI के साथ कोरिलेट करना है, फिर नेविगेशन मशीन है तो नेविगेशन मशीन के साथ उसको अपलोड करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें इस जगह से जाएंगे तो पेशेंट को कम से कम नुकसान होगा। फिर सर्जरी करते समय भी आप जैसे माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप से भी आपको सब चीज़ों को पता चलता है कि हमें किस चीज़ को बचाना है और किसको निकालना है। तो वो तो हर केस नया है, हर केस नया है, वो चैलेंज हर केस में रहेंगे। तो प्लानिंग के साथ जाते हैं, चीज़ें ठीक होती है। आप ऐसे ही अगर अनप्लान चले गए तो कोई भी काम होगा वो सही नहीं होगा। जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे लिए हर केस नया है, हर केस में चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इनकी बस एक ही इच्छा होती है कि पेशेंट बच जाए। मेन टारगेट वही है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, वो किसी भी प्रयास से हो जाए। सर, जब कोई रिलेशन वाला आपके पास आता है जी, एक क्या आप उनको ट्रीट करते समय क्या सोचते होंगे? क्योंकि ये सवाल है ना सर, ये होता है कि देखिए, या खुद करते हैं या दूसरों से करवाते हैं, चाहे नोन आए चाहे अननोन आए, हम उसको एज ए पेशेंट की तरह ही करते हैं, क्योंकि अगर उस तरीके से करेंगे रिलेटिव है तो फिर आप प्रॉपर जस्टिस नहीं कर सकते, और बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो फिर दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। तो हम तो उसको एज ए पेशेंट की तरह ही देखते हैं। आपके अभी तक के करियर का सबसे मतलब चैलेंजिंग केस कौन सा है सर? ब्रेन ट्यूमर ऐसे तो बहुत सारे केसेस किए हैं ऑपरेट। नहीं, क्या होता है कि आदमी का, जैसे हम लोग कुछ भी इंटरव्यूज करते हैं तो कई बार हम लोग खुद घबरा जाते हैं कि सामने वाले से सवाल क्या पूछें। जी, होता है ना। हाँ, कई बार यार पूछे ना पूछें, चैलेंजिंग सवाल पूछना हम लोग के लिए। तो केसेस, कोई ऐसा केस है जो चैलेंजिंग था, काफी टाइम लगा और बाद में सक्सेस भी हो? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं ब्रेन ट्यूमर्स के जो काफ़ी मतलब सर्जरी के टाइम काफ़ी चैलेंजेस रहे, बट पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट अच्छे रहे। 4-5 साल पहले एक CP एंगल ट्यूमर ऑपरेट किया था, माता जी आई थी यूपी साइड से कहीं से थी, उनके CP एंगल रीजन के अंदर बहुत बड़ा ट्यूमर था और उसकी वजह से उनको बहुत परेशानियाँ हो रही थी। तो उनको ऑपरेट किया था, सर्जरी में टाइम भी अच्छा खासा लगा, 7-8 घंटे लगे, बट आज के टाइम में वो बिल्कुल नॉर्मल है। जी सर, कोई ऐसा केस जो ब्रेन ट्यूमर का कि हुआ और रिकवरी फास्ट हुई? बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो बिल्कुल फास्ट हो जाते हैं ऑपरेट। अच्छा, मतलब बिनाइन ट्यूमर अगर आपने जैसे मेनिंजियोमा है, CP एंगल भी जैसे मैंने बोला तो बिनाइन ट्यूमर है, आप अगर टाइमली ऑपरेट करते हैं और सर्जरी के दौरान आप ध्यान रखते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कम है और ये क्योर होने वाले पेशेंट्स हैं। मेनिंजियोमा जो मैं बोल रहा हूँ, मेनिंजियोमा अगर आपने निकाल दिया तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बहुत कम केसेस के अंदर रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट टाइमली करना और सर्जरी के समय ज़्यादा ध्यान रखना। आपने अगर कुछ डैमेज नहीं किया, सारी चीज़ें ठीक है, तो वो पेशेंट मतलब आप एक आम आदमी की तरह है। अच्छा, तो बिनाइन ट्यूमर हमारे लिए मैलिग्नेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिनाइन ट्यूमर का, कि बिनाइन ट्यूमर के अंदर ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सर, आपका पेशेंट आया, मान लीजिए कोई भी, तो सर वो जब आपसे सवाल वगैरह करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उनको जवाब देने के लिए? ये सबसे बड़ा होता है सर, आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है उस समय। देखिए, पेशेंट क्या होता है उस समय पजल्ड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें तो वो पूछ नहीं पाता या डर के मारे नहीं पूछता, घबरा जाता है, बहुत सारी दिमाग से चीज़ें निकल जाती है। तो हम उसको ये बोलते हैं कि आप बीमारी को समझें। सबसे पहला चैलेंज ये है कि बीमारी एक्सेप्ट करें कि बीमारी है और उसको समझें। उसके बाद में उसके ट्रीटमेंट क्या क्या तरीके से हो सकते हैं, चाहे सर्जरी हो, मेडिसिन हो, रेडियोथेरेपी हो, जो भी हो। आप एक बार ये समझ गए कि बीमारी है और ट्रीटमेंट कराना है तो आधी काम तो वहीं पे हो गया। तो समझना बहुत ज़रूरी है आपको। होता क्या है कि एक तो सर्जरी के नाम से डर जाते हैं, दूसरा लोग डाउट में रहते हैं कि पता नहीं सही बताया गलत बताया, तो इन चक्करों में टाइम बहुत वेस्ट होता है।
एक से फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर डॉक्टर पे फेथ रखता है तो वो पेशेंट की ठीक होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। अब बिना फेथ के काम कराएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होती। सर एक सवाल और होता है, जी मैं किसी पेशेंट को लेके आया, हाँ पहले आपके पास गया, जी डॉक्टर ने थोड़ा सा रूड बोल दिया, डॉक्टर तो बेकार है हैं। दूसरे वाले के पास गए, सीनियर डॉक्टर हैं, देखा खा कर समझ में आ गया, बता दिया, इसने तो टेस्ट ही नहीं किए, ऐसा हो सकता है क्या? सर ये जो मतलब लोग 10-10 डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, उसमें पेशेंट्स को कितना नुकसान होता है? देखिए मैंने वो बोला ना कि आप टाइमली डायग्नोस करेंगे, टाइमली ऑपरेट करेंगे तो चीज़ें ठीक होगी। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में जो मैंने फेथ की बात की कि लोगों को चीज़ों पे फेथ नहीं है, उनको लगता है पता नहीं सही बताया नहीं बताया। तो हम तो ये कहते हैं कि देखो बीमारी समझ लो, मैं ये नहीं कहता कि जी मेरे से ही ऑपरेट कराओ। आप बीमारी समझ लें और इसका ट्रीटमेंट समझ लें कि ये ट्रीटमेंट है, फिर आपका जहाँ मन माने वहाँ जितना जल्दी उसके करा लें। इन सब चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करें। आप टाइम वेस्ट करेंगे, एक बार अगर ब्रेन डैमेज हो गया वो वापस नहीं आएगा। डॉक्टर यशपाल ने कहा कि आपको ट्रीटमेंट कराना है तो टाइम वेस्ट ना करें। डॉक्टर सारे अच्छे होते सब अच्छे होते हैं, हर कोई कोशिश करता है कि हर patient कोई ठीक कोशिश करता है कि मेरा पेशेंट बचा रहे, क्योंकि पेशेंट बचा रहेगा तो उसकी इमेज भी बढ़ेगी। सीधी सी बात यह है कि भाई इतने ऑपरेशन, ये हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर साहब। तो आप लोग अपना समय खराब ना करें और टाइमली आप अगर इलाज करा लेंगे तो आपका पेशेंट बच जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी आपका ये सुना है तो उस चीज़ को ध्यान देंगे। थोड़ा सा भी अगर सिम्टम्स लगा उनको कि हाँ गड़बड़ है तो हाँ डॉक्टर तुरंत से मिलें, बस तुरंत मिलें, चेक करेंगे। जी सर हम आशा करते हैं कि आगे भी अगर कोई जानकारी हमें चाहिए तो आप हमें समय जरूर देंगे। श्योर श्योर। चलिए सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।